चलें जी स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। और सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन नंबर 18 के ऊपर। सेक्शन नंबर 18 जो है बेसिकली ये बताता है कि हमारा बिज़नेस इनकम कौन कौन सी है और कौन कौन सी इनकम हमारे बिज़नेस का पार्ट बन रही होगी। ये चीज़ उसने हमें सिर्फ बतानी होती है। ये सेक्शन आपका रीड ओनली है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ याद करने वाली चीज़ आएगी मैं आपको हाईलाइट करवा दूँगा, आपने वो हाईलाइट करनी है। चैप्टर नंबर 8 है हमारी बुक का, 8 कि 9 है? 9 है। अच्छा, ये कहता है फॉलोइंग इनकम फॉर ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर अदर देन एग्जाम्प्ट इनकम अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल बी चार्ज अंडर द हेड ऑफ बिजनेस। कि ये इनकम जो है वो बिजनेस का पार्ट बनेगी। कौन कौन सी? द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ पर्सन एट एनी टाइम इन अ ईयर। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी पर्सन कोई प्रॉफिट कमा रहा है, कोई गेन कमा रहा है, वो किसका पार्ट बनेंगे? उसके बिजनेस का पार्ट जो है वो बन रहे होंगे। अच्छा देखें, जहाँ पे ये वर्ड प्रॉफिट का आता है ना, प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, जो आपकी गुड्स हैं, उनको आपने बेच के प्रॉफिट कमाया है। मतलब अगर आपकी दूध की दुकान है, जो दूध दही बेच रहे हैं, उससे जो पैसे आ रहे हैं वो आपका क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। लेकिन आपकी वही दूध की दुकान है और आपने फ्रिज बेच दी है, मतलब एसेट्स वगैरह बेच दिए हैं, एसेट्स बेच के जो मुनाफा होगा वो मेरा क्या कहलाएगा? गेन कहलाएगा। प्रॉफिट्स हो जाएं या गेन्स हो जाएं, दोनों किसका पार्ट बनेंगे? हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट जो है बन रहे होंगे, ठीक है। उसके अलावा कोई भी इनकम जो आप कमा रहे हैं बाय एनी ट्रेड, ट्रेडिंग से, तजारत से, बाय प्रोफेशनल, डेंटिस्ट, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर्स वगैरह हो गए, या सिमिलर एसोसिएशन जिसमें आप गुड सेल कर रहे हैं या सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे जो पैसे आएंगे वो भी किसका पार्ट बनेंगे? आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट जो है बन रहे होंगे। उसके अलावा एनी इनकम फ्रॉम द हायर और लीज ऑफ टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें वर्ड हाईलाइट कर ले, मूवेबल का। आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ाते हुए बड़ा क्लियरली बताया था कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड है या बिल्डिंग है, उसको किराए पे देंगे, उससे किराए की इनकम जो आएगी वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगी। लेकिन मूवेबल एसेट्स हैं, गाड़ी, एसी, जनरेटर हो गया, इनको किराए पे देंगे, इनसे जो आपको इनकम आएगी वो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बन रही होगी। उसके बाद है जी हमारे पास कोई जो मैनेजमेंट फ़ी वगैरह कंपनीज कमा रही होती हैं, जैसे बैंक्स वगैरह को मैनेजमेंट फ़ी मिलती हैं या मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी, ये जो पैसे मिलते हैं ये भी इनके इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बन रहा होगा। उसके अलावा ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट डिराइव बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ और बाय वर्च्यू ऑफ पास्ट, प्रेजेंट या पर्सपेक्टिव बिजनेस रिलेशनशिप, ये भी किसका पार्ट बनेगा? आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनेगा। मतलब क्या है इसका कि आपका एक बिजनेस रिलेशन था, उसकी वजह से आपको कोई बेनिफिट जो है वो मिल गया है। अब वो चाहे कैश में कन्वर्टेबल है या नहीं है, वो भी क्या बनेगा? आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनेगा। जैसे इसकी एग्जांपल साथ जो है उससे हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे मलिक रियाज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ डीएचए के साथ कि उन्होंने उसका फेज़ 120वां बिल्ड करना है इन लाहौर। एक ज़माना आएगा जब लाहौर में सिर्फ डीएचए होगा, लाहौर तो होगा ही नहीं। डीएचए डिसाइडेड टू गिव देम ₹100 मिलियन। डीएचए ने कहा हम कितना पे करेंगे आपको? 100 मिलियन, और एक कनाल प्लॉट भी आपको सेम फेज़ में देंगे। अब उस प्लॉट की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 10 मिलियन है। अब देखें यहाँ पे इसको प्लॉट दिया जा रहा है, ये बेनिफिट दिया जा रहा है, दैट इज़ ड्यू टू बिजनेस। किसकी वजह से है? बिजनेस की वजह से है। तो ये जो बेनिफिट होगा, जो इसकी वैल्यू वगैरह होगी, वो भी किसका पार्ट बनेगी? इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बन रही होगी। तो इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस 100 मिलियन नहीं बल्कि कितने कंसीडर होगी? 110 मिलियन कंसीडर होगी। सिमिलरली जो बैंक आपके लोन वगैरह वेव ऑफ कर देता है, या स्टेट बैंक की स्कीम के तहत आपका इंटरेस्ट माफ़ कर दिया जाए, वेव ऑफ लोन हो गया, इंटरेस्ट माफ़ करना हो गया, ये भी आपका बेनिफिट ही होता है और ये भी आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट जो है वो बन रहा होता है। ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वेव ऑफ लोन वाला, ये 2 अटेम्प्ट वाले पेपर में आ चुका है। तो ये सारी हमारी क्या कंसीडर होती है? ये हमारी बिजनेस कंसीडर हो रही होती है। तो ये सेक्शन नंबर 18 आपका रीड ओनली है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
उसके अलावा याद रखिएगा, हम पढ़ के आए थे कि अगर कोई इंडिविजुअल है या कोई एओपी है, अगर वो कोई प्रॉफिट ऑन डेट वगैरह कमा रहे हैं तो वो उनके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनता है। लेकिन कोई कंपनी है या बैंकिंग कंपनी या फाइनेंस कंपनी है, अब उनका मेन बिजनेस ही क्या है कि उन्होंने प्रॉफिट ऑन डेट ही कमाना होता है। वो लोन देंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाएंगे, लोन देंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाएंगे। तो वो जो इनको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा होगा वो उनके इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट नहीं बनेगा। मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, मेरा अदर सोर्स है, बैंक को इंटरेस्ट रिसीव होगा, बैंक के वो बिजनेस का पार्ट जो है वो बन रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल है, मिस्टर सैम डिपॉजिटेड 1 million इन HBL बैंक। HBL बैंक इशूड लोन टू मिस्टर मैन ₹1 million। सैम ने 1 million दिया, मैन ने 1 million क्या कर दिया, इसको इशू कर दिया। HBL चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम मैन ₹2 लाख। अब HBL ने जो मिस्टर मैन से इंटरेस्ट लिया वो कितना था, 2 लाख, और जो उसने सैम को पे किया कितना, 1 लाख। अब जो HBL को मिला है 2 लाख रुपया, वो इसकी क्या होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस कंसीडर होगी 2 लाख रुपया। उस पर जो इसने एक्सपेंस पे किए होंगे वो लेस करवाएगा, नेट इसका प्रॉफिट आ जाएगा। और सैम को जो प्रॉफिट ऑन डेट मिला होगा 1 लाख रुपया, वो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट जो है बन रहा होगा। तो ये भी हम एग्जाम्पल अदर सोर्स में डिस्कस करके आ चुके हुए थे। उसके बाद ये वाला पॉइंट भी आपका रीड ओनली है कि जो भी कंपनीज होती हैं जिसमें हमारी बेसिकली बैंकिंग कंपनीज आती हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज आती हैं, अगर उन्होंने कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई प्राइवेट इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट की हुई है या वेंचर कैपिटल फंड में इन्वेस्टमेंट की हुई है, इन्हें जो रिटर्न वगैरह मिल रहा होता है, इन्हें जो प्रॉफिट वगैरह पे किया जा रहा होता है, वो भी इनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनता है। हम उनको बिजनेस में क्या कर रहे होते हैं, कंसीडर कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल है, पहली MCB बैंक स्केड्यूल बैंक है, ओन्ड अ बिल्डिंग इन लाहौर, उसकी लाहौर में बिल्डिंग है, एंड लेट आउट द सेम टू खादम एंटरप्राइजेस, उसने वो बिल्डिंग जो है खादिम को दे दी है एट एनुअल रेटिंग वैल्यू ऑफ ₹500 पे रेंट के ऊपर, एंड ऑल्सो लीज 5 कार्स एट एन एनुअल रेंट ऑफ ₹200, और 5 गाड़ियाँ भी दे दी हैं ₹200 रेंट के ऊपर। MCB ऑल्सो टेकन अ बिल्डिंग ऑन रेंट, MCB ने भी बिल्डिंग जो है वो क्या ली है, रेंट पे ली है, उसने ऑफिशियल पर्पज़ के लिए। अपर पोर्शन जो है उसने भाई को दे दिया रेंट के ऊपर, अब उसको टोटल इनकम मिली है 750। अब जो इसकी अपनी बिल्डिंग थी जो इसने खादम को दी है, उससे जो रेंट आएगा वो इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा, भी हम पढ़ के आ चुके हुए हैं। जो इसने गाड़ियाँ लीज पे दी हैं उसका जो रेंट आएगा वो इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनेगा। और इसने खुद एक बिल्डिंग जो है वो रेंट पे ली है, और खुद एक बिल्डिंग रेंट पे लेने के बाद आगे उसको सब रेंट कर दी है, तो जो सब लेटिंग से अमाउंट आएगी वो किसका पार्ट बनेगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट जो है वो बन रही होगी। तो ये सारी बात है हमारी बिजनेस की। तो बेसिकली बिजनेस में हमने देखना होता है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें आ रही होती हैं। तो इनकम के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, इनकम पे कहता है भाई ये भी इनकम है आने दो, ये भी इनकम है आने दो, इनकम पे उसने कोई स्टॉप नहीं लगाया। स्टॉप कहाँ पे लगाता है, जहाँ पे एक्सपेंसेस पे जाके जो है वो स्टॉप लगा रहा होता है। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 18 है। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 19 के ऊपर, दैट इज स्पेकुलेशन इनकम। स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है, जो हवा में चीज़ होती है, जुआ, ये जो आप लोग लगा रहे होते हो, बेटिंग कर रहे होते हो, ये जो आप क्रिप्टो में पैसे लगा रहे हैं, सारा किस में होता है, स्पेकुलेशन ही है। स्पेकुलेशन इनकम की डेफिनेशन क्या है उसको पहले देखते हैं, लिखी हुई है जी कि स्पेकुलेशन बिजनेस मीन्स एनी बिजनेस इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ कमोडिटी। क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था चीज़ों की खरीदो फरोख्त का, वो पीरियोडिकली मतलब टाइमली बेसिस के ऊपर, या अल्टीमेटली एक साथ ही क्या हो गया है, सेटल हो गया है, फुलफिल हो गया। कॉन्ट्रैक्ट सेटल कब होता है, जब आपके गुड्स बिक गई हैं या आपने गुड्स खरीद ली हैं, तब आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सेटल होता है। लेकिन हुआ कैसे है, अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफ़र ऑफ कमोडिटी, कि आपने गुड्स नहीं खरीदी, आपको गुड्स की डिलीवरी नहीं मिली, आपको डिलीवरी मिले बिना ही वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो गया है, तो उससे जो आपको इनकम आई होगी उसे हम क्या कहते हैं, स्पेकुलेशन इनकम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप आज जाते हैं, जाके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जी मुझे 1000 बैग्स चाहिए सीमेंट के, कॉन्ट्रैक्ट करके आ जाते हैं, मुझे 2 महीने बाद 1000 बैग सीमेंट के चाहिए। कंपनी से बात करते हैं, कंपनी कहती है ठीक है पैसे पकड़ा दें, आप पैसे पकड़ा कर चले जाते हैं।
जब 2 महीने बाद डिलीवरी का टाइम आता है, कंपनी कहते हैं जी हमारे पास ज़रा स्टॉक शॉर्ट है, तो आपको अभी अगर नीड नहीं तो आप हमें ये बैग बेच दें। आपने भी डिलीवरी नहीं ली, कंपनी क्या कह रही है, ये बैग आप हमें ही बेच दें, आपको जब चाहिए होंगे हम दोबारा आपको अरेंज कर देंगे। तो आप डिलीवरी लिए बिना ही क्या कर रहे हैं, कंपनी को वापस वो बैग्स बेच देते हैं, आपको प्रॉफिट हो जाता है। ये जो प्रॉफिट आपको होता है ये हमारा क्या कहलाता है, स्पेकुलेशन गेन कहला रहा होता है कि मुझे कमोडिटीज़ की डिलीवरी नहीं मिली, मैंने उसके बगैर ही क्या कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है, मुझे पैसे भी मिल गए हैं, प्रॉफिट भी हो गया है, ये मेरा क्या कहलाता है, स्पेकुलेशन गेन कहला रहा होता है। स्पेकुलेशन गेन की एक्सेप्शंस जो हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या कुछ इसमें नहीं आएगा। इसकी जो पहली एक्सेप्शन है वो आपने याद रखनी है, ये आपके सिलेबस से रिलेट कर रही है। बाकी 2 एक्सेप्शन जो कि कंपनीज के लिए हैं, कंपनी के टैक्स सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो इस पर इतना रिलेट नहीं करती, बट पहली एक्सेप्शन जो है वो रिलेट कर रही है। वो क्या है, अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें आपने रॉ मटेरियल या मर्चेंडाइज जो आपकी इन्वेंट्री थी वो परचेज़ करनी थी, और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है प्राइस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए कि अभी चीज़ें महंगी हो रही हैं, आप अभी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में अगर कीमतें बढ़ भी जाएं तो आपको प्राइस का इफेक्ट ना हो। अगर आपने फ्यूचर लॉस से बचने के लिए या प्राइस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया है और वो कॉन्ट्रैक्ट रॉ मटेरियल का था या मर्चेंडाइज का था, तो रिमेंबर ये नॉर्मल बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर होगा, स्पेकुलेशन बिजनेस का पार्ट नहीं होगा। स्पेकुलेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं, तो फिर यहाँ पर डिलीवरी का सवाल बनता ही नहीं। उसके अलावा जो स्टॉक्स एंड शेयर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज वाले, अगर जो इन्वेस्टर है या डीलर है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अभी शेयर्स पकड़ लेते हैं, अभी कीमतें गिर रही हैं, कल को बेच देंगे, तो वो भी उनका नॉर्मल बिजनेस का पार्ट होता है, स्पेकुलेशन का पार्ट नहीं होता। बिकॉज स्टॉक्स एंड शेयर्स तो सारे चलते इसी मेथड के ऊपर हैं, इसी प्रिंसिपल के ऊपर है, तो वो भी इसमें नहीं आएगा। और थर्ड है कि जो फॉरवर्ड मार्केट होती है या जो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं, अगर ये एग्रीमेंट करते हैं जॉबिंग आर्बिट्रेज का कि जी आप हमने फ्यूचर में लॉसेस से बचने के लिए अगर ये कोई एग्रीमेंट वगैरह कर रहे हैं, तो रिमेंबर ये भी इनका नॉर्मल बिजनेस का पार्ट बनेगा, स्पेकुलेशन बिजनेस का पार्ट नहीं बनेगा। इसमें से पॉइंट नंबर ए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमारे सिलेबस से रिलेट कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल है ये स्प्रिंग 2016 में सवाल की एडजस्टमेंट है कि इन अगस्त 2015 LT साइंड अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विद मुबारक एंटरप्राइजेस फॉर द परचेज ऑफ 500 मेट्रिक टन ऑफ मेज एट 15,800 पर मेट्रिक टन। कि लॉन ट्रेडर ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है मुबारक एंटरप्राइजेस से कि वो 500 टन मेज़ मकई जो है ख़रीदेंगे 15,800 रुपये के हिसाब से। द डिलीवरी वॉज एक्सपेक्टेड टू बी मेड इन अक्टूबर, और जो डिलीवरी है वो कब होनी है, अक्टूबर में वो डिलीवर कर देंगे। ME मुबारक एंटरप्राइजेस ऑल्सो एग्रीड टू रीपरचेज द एंटायर लॉट एट द प्राइस प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ सेल। उसने कहा जिस दिन तुम्हें डिलीवरी लेनी होगी ना, उस दिन जो कीमत होगी तुम उस पर हमें बेच देना, हम तुम्हें ऑप्शन देते हैं। इन अक्टूबर द प्राइस ऑफ मेज रेज टू 18,240। अक्टूबर में कीमत बढ़ी कितनी हो गई है, 18,240 हो गई है। और LT ने वो सारी लॉट जो है डिलीवरी लेने बगैर ही क्या कर दी है, बेच दी है। उनके भाई प्रॉफिट हो रहा है, हम क्यों डिलीवरी लें। अब उसको यहाँ पे प्रॉफिट जो हुआ है 1.22 मिलियन का, ये किसका पार्ट बनेगा, ये उसकी स्पेकुलेटिव इनकम का पार्ट बनेगा। उसने कॉन्ट्रैक्ट की कोई डिलीवरी वगैरह कुछ भी नहीं ली, कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, उसका ख़त्म भी हो गया और उसको गेन भी हो गया है, तो ये किसका पार्ट बनेगा, स्पेकुलेटिव गेन का पार्ट बन रहा होगा। अब सवाल ये है कि हमने स्पेकुलेशन बिजनेस को सेपरेट किया क्यों है। सिर्फ एक ही रीज़न है कि इसका लॉस का ट्रीटमेंट अलग होता है। अगर आपको याद हो कि हमने सेक्शन नंबर 37, 38 में भी डिफरेंस इसलिए किया था कि 37 में लॉस होता है, 38 में लॉस अलाउ नहीं होता। सेम उसी प्रिंसिपल पे हमने सेक्शन नंबर 18 को 19 को डिफरेंस किया है कि जो नॉर्मल बिजनेस है उसका लॉस का ट्रीटमेंट अलग होता है, इसका लॉस का ट्रीटमेंट जो है वो अलग होता है। वो हम जाके लॉसेस के चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। तो डैट्स वाई इसको हम क्या करते हैं, सेपरेटली टेक कर रहे होते हैं। स्पेकुलेशन बिजनेस पे कोई एक्सपेंसेस वगैरह होंगे, हम उसको अपोर्शन वगैरह करेंगे, इसको सेपरेटली ट्रीट करेंगे। इसमें तो कोई लॉस वगैरह होगा, उसके कैरी फॉरवर्ड करने के, सेट ऑफ करने के हमारे पास क्या होते हैं, अलग रूल्स होते हैं। डैट्स वाई हम इसको ट्रीट कर रहे होते हैं। तो ये बात हम जाके करेंगे कहाँ पे, लॉसेस में जाके हम इसकी बात कर रहे होंगे कि किस तरह से हम इनको ट्रीट कर रहे होते हैं। बट रीज़न क्या है कि हम इसको इसलिए लेके चलते हैं सेपरेटली, बिकॉज इसमें लॉस का ट्रीटमेंट जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है हमारा। ठीक है।
क्यों लेस करेंगे? एंड ये कि रजीम चेंज हुई है, रजीम चेंज की बात हो रही है, तो क्यों लेस करना है? एनटीआर का पार्ट है ये। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं सेक्शन नंबर 20, डैट इज़ एडमिसिबल डिडक्शन के टैक्स में वो कहता है कि बताएं कौन कौन से एक्सपेंसेस जो हैं वो आपको अलाउ हैं। जो आपको एक्सपेंसेस अलाउड हैं उनके बारे में हमने देखना है क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। अब जब हम अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेंस आएगा वो हमने इस सेक्शन नंबर 20 के बारे में जाके देखना है, अगर इसमें लिखा हुआ है हम क्लेम कर लेंगे। अब इसमें 4 चीज़ें आती हैं बेसिकली। पहला है एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर बिजनेस पर्पस, वो तमाम एक्सपेंसेस जो किसके लिए हो रहे हैं, बिजनेस पर्पस के लिए हो रहे हैं, वो आ जाएंगे। एनिमल्स विच यूज फॉर बिजनेसेस, जानवर जो जिनका ताल्लुक जो है किस में है, बिजनेसेस के साथ है, वो इसमें आ जाएंगे। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन वगैरह इसमें आ जाएंगी, और अमलगमेशन एक्सपेंसेस। ये 4 एक्सपेंसेस जो हैं वो हमने इसमें ट्रीट किए। आसान सेक्शन है, इस पर भी ऐसा कोई डिफ़िकल्टी इन्वॉल्व नहीं है। पहले बात करते हैं एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर बिजनेस पर्पस। इसमें क्लियरली रूल मेंशन कर दिया है कि कोई भी एक्सपेंस, किसी भी किस्म का एक्सपेंस हो, किसी भी नेचर का एक्सपेंस हो, अगर आप उसको होली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए कर रहे हैं, उसका ताल्लुक आपके कारोबार के साथ है, वो आप क्या करवा सकते हैं, लेस करवा सकते हैं। कोई भी एक्सपेंस हो, जैसे अगर आप एग्जांपल्स में आते हैं, यू कैन से डैट आप जो कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज होती है या जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्ड होती है वो इसका पार्ट बनती है। आप जो परचेजिंग कर रहे हैं, जो आपकी इन्वेंट्री वगैरह आ रही है वो इसका पार्ट बनती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इसका पार्ट है। आप बिजनेस प्रेमिसेस का रेंट पे कर रहे हैं, एक जगह किराए पे ली है और वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, तो जगह किसके लिए ली थी, बिजनेस के लिए ली थी। जो रेंट पे कर रहे हैं वो भी लेस हो जाएगा। कोई टैक्सेस जो प्रॉपर्टी बेस्ड होंगे, मतलब वो तमाम टैक्सेस जो इनकम वगैरह पे बेस नहीं कर रहे होते, वो आप इसमें से लेस करवा रहे होते हैं। कोई रिपेयर वगैरह हो गया एसेट्स का, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया एसेट्स का, ये सारे एक्सपेंसेस वो हैं जो बिज़नेस के लिए हो रहे हैं। सैलरीज वगैरह पे कर रहे हैं, बैड डेट हो गया, डोनेशन तो आपको मिलेगी, उसका रिबेट मिलेगा, ज़कात का आपको रिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा। एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग पे एक्सपेंसेस हो गए, एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ी पे कर रहे हैं, फॉरेन डेलीगेशन के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, कस्टमर्स के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के ऊपर खर्चा कर रहे हैं कस्टमर्स की। ये सारे वो एक्सपेंसेस हैं जिनका ताल्लुक बिज़नेस के साथ होता है। जिनका ताल्लुक बिज़नेस के साथ होता है हम उन्हें क्या कर लेते हैं, क्लेम कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई भी खर्चा जिसका ताल्लुक होगा हमारा बिज़नेस के साथ, वो क्या होगा, हम लेस करवा देंगे, वो हमें अलाउ होगा। उसके बाद है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सिंपल, जो हम अकाउंटिंग में रूल पढ़ के आए हैं वही रूल हमारा यहाँ पे अप्लाई होता है। अगर कोई भी हमारे पास एसेट है जो कैपिटल एसेट है, जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर मिलेगा, या कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो कैपिटल एक्सपेंस है जिसका बेनिफिट लाइफ 1 साल से ज़्यादा है, तो वो एक्सपेंस आउट नहीं होगी बल्कि वो डेप्रिशिएट होगी या अमोर्टाइज होगी। जिस तरह अकाउंटिंग में होती है सेम उसी तरह यहाँ पे हो रही होगी। अब इसमें सिंपल आपने याद रखना है कि जो अकाउंटिंग के मुताबिक हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की होगी वो डिसअलाउ है। जो अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की होगी वो क्या है, हमें डिसअलाउ है। हमने टैक्स रूल्स के मुताबिक, अभी सीखेंगे किस तरह निकालते हैं, हमने टैक्स रूल्स के मुताबिक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीखनी है, और जो टैक्स रूल्स के मुताबिक डेप्रिसिएशन होगी वो हम क्या करवाएंगे, लेस करवा रहे होंगे। तभी हम कल के दिन हम डेप्रिसिएशन थ्योरी देख रहे होंगे। जैसे एग्जांपल्स है, ऑफिस बिल्डिंग परचेज एट ₹50 मिलियन। अब ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, ये कैपिटल एसेट है, आप इसको कैपिटलाइज करेंगे और इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे। फिर उसने लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड ₹4.8 मिलियन पेड अगेंस्ट द परचेज ऑफ इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर हैविंग अ यूजफुल लाइफ ऑफ 3 ईयर्स। आपने एक सॉफ्टवेयर लिया 48 लाख का, उसकी लाइफ कितनी है, 3 साल, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपका। द अमाउंट विल बी एडेड बैक। अब ये जो आप उसने एक्सपेंस आउट कर दी है, ये एक्सपेंस तो नहीं होना चाहिए था,
हम इसको ऐड बैक करेंगे और जो इसकी अमोर्टाइजेशन होगी लाइफ के ऊपर, मतलब 4.8 डिवाइडेड बाई 3, हर साल जो अमोर्टाइजेशन होगी वो हम लेस करवा रहे होंगे। थर्ड एग्जांपल है द कंपनी इनकर्ड एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹2 मिलियन ऑन सेल्स प्रमोशन, और उसको पता है कि एक्सपेंडिचर जो है 3 साल के लिए की है। अब ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो ये भी ऐड बैक हो जाएंगे, लेस नहीं होंगे, इन्हें भी हम क्या कर रहे होंगे, अमोर्टाइज कर रहे होंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ये सारे अमोर्टाइज या डेप्रिशिएट होते हैं, ये कभी भी लेस नहीं हो रहे होते बीइंग एन एक्सपेंस के तौर पर। और चौथा हमारे पास इसमें बेसिकली आता है दैट इज़ अमलगमेशन एक्सपेंसेस। अमलगमेशन का मतलब क्या है, जब दो कंपनीज आपस में मिल गई हैं, एक कंपनी ए थी, दूसरी कंपनी बी थी, दोनों मिलकर कंपनी सी बन गई हैं, तो वो जो कंपनी सी बनी है दैट इज़ ड्यू टू अमलगमेशन ऑफ 2 कंपनीज। अब उसके ऊपर जो उनके खर्चे हुए होंगे, लीगल कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट, एडवाइजरी कॉस्ट, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सारे जो खर्चे होंगे ये भी क्या हो सकते हैं, लेस हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कौन सी कंपनी लेस करवाएगी, जो नई कंपनी बनी है वो। कैसे, एग्जांपल है अल्फा लिमिटेड एंड बीटा लिमिटेड मर्ज टू फॉर्म अ न्यू कंपनी। एक कंपनी का नाम क्या है, अल्फा लिमिटेड, दूसरी कंपनी का नाम क्या है, बीटा लिमिटेड। वो नई कंपनी बन गई, नाम उसका क्या है, जीटा लिमिटेड। जीटा लिमिटेड ने 5 मिलियन पे किया है इस मर्जर का, तो ये जो मर्जर कॉस्ट है 5 मिलियन की, ये कौन एक्सपेंस के तौर पे क्लेम कर सकता है, जीटा लिमिटेड जो नई कंपनी बनी है। अल्फा और बीटा क्लेम नहीं कर सकते। गॉट इट, क्लियर है ये। अब उसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास आखिरी रह गया है दैट इज एनिमल्स यूज फॉर बिजनेस। अब एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स 2 तरह से हमारे बिजनेसेस में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो या तो ये हमारा स्टॉक इन ट्रेड का पार्ट बनेंगे, या ये हमारे पास क्या होंगे, अदर देन स्टॉक इन ट्रेड। अगर स्टॉक इन ट्रेड का पार्ट बनेंगे तो रिमेंबर ये तो नॉर्मल आपका फिर बिजनेस ही एनिमल्स का होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आते हैं कैटल फार्म्स। कैटल फार्म्स हो गए, ये क्या कर रहे हैं, इनका बिजनेस ही वही है। तो ये जो एनिमल वगैरह सेल कर रहे होंगे वो इनकी किसका पार्ट बन रहा होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स का ही पार्ट बनेगा। अगर वो जानवर वगैरह मर गया है तो वो जो इन्वेंट्री का लॉस है हम उसी तरह से क्या कर रहे होंगे, ट्रीट कर रहे होंगे। ये नॉर्मल बिजनेस है। हमने बात करनी है वो एनिमल्स की जो हमारे स्टॉक का पार्ट नहीं है, अदर देन स्टॉक एंड ट्रेड है। जैसे एक डेयरी फार्म है। अब डेयरी फार्म में जो आपका स्टॉक है, जो आप चीज़ें बेच रहे हैं, वो मिल्क हो गया या मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो बेच रहे हैं। ऐसे ही है, आपकी इन्वेंट्री क्या है, मिल्क हो गया या मिल्क प्रोडक्ट्स जो है ये आपकी क्या है, इन्वेंट्री। लेकिन अब दूध कहाँ से लेके आ रहे हैं आप लोग, गाय वगैरह रखी होंगी, फार्म बनाया होगा, गाय भैंस रखी होंगी। तो यहाँ पे जो आप एनिमल्स यूज़ कर रहे हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं कि इनको कैसे हमने ट्रीट करना है, कि एनिमल्स इनका ताल्लुक कहाँ पे है, हमारे बिजनेस में इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको हमने लेके चलना है। देखिए एसेट्स जो हैं वो तो डिप्रिशिएट हो रहे हैं, हम उनके डिप्रिसिएशन जो है वो चार्ज कर रहे होते हैं। एनिमल्स को हम कैसे लेके चलेंगे उसको देखना, बिकॉज एनिमल्स जो है इनकी भी लाइफ है, और ख़ास तौर पर ये अपने एक स्पेशल लाइफ के बाद क्या हो जाते हैं, यूज़लेस हो जाते हैं। अगर गाय वगैरह है तो इनकी एक मिल्किंग लाइफ होती है, जैसे ही पूरी होती है तो वो क्या हो गई है, यूज़लेस हो गई है। बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं, टांग टूट गई है, वो यूज़लेस हो जाएंगे। तो अब हमने उनको एक्सपेंस आउट तो करना है। अब उनको एक्सपेंस आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा, किस तरह हम उनको एक्सपेंस आउट करेंगे, वो चीज़ हमने याद या इस तरह से कैलकुलेट करनी है कि अगर एक जानवर जो है वो हमारे बिज़नेस में इस्तेमाल हो रहा था और अगर वो टोटली यूज़लेस हो गया है, अब इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो हमने उसका लॉस, नेट लॉस जो है वो कैलकुलेट करना है। कैसे निकालेंगे कि जो मेरी उस जानवर की एक्चुअल कॉस्ट होगी हम वो देखेंगे कितनी है, मैंने कितने की गाय वो भैंस वगैरह खरीदी थी। अब अगर वो मर गया तो मरने के बाद अगर वो उसकी खाल वगैरह बेच के ये कितने पैसे मिले हैं, या बीमार हो गया तो कसाई को कितने पैसे मिलेंगे, टांग टूट गई है तो आगे बेच दी कसाई में कितने पैसे मिले हैं, या मिल्किंग पर्पज़ के लिए यूज़लेस हो गया तो कितने पैसे रियलाइज़ हो रहे हैं। इसमें से हम अमाउंट क्या करेंगे, लेस करवाएंगे जो रियलाइज्ड होगी।
कसाई को दे दिया, तो जो नेट आएगा ये हमारे पास क्या होगा, बिजनेस में एज एन एक्सपेंस के तौर के ऊपर लेस हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल आपने गाय जो है लेके फार्म में लगाई हुई थी, 5 लाख रुपए की कॉस्ट थी उसकी टांग टूट गई है और वो खड़ी नहीं हो सकती। डॉक्टर ने कहा भाई ये तो ज़िबा कर लें, जो भी कर दें। आपने ला के कसाई को 40,000 रुपये की बेच दी, तो नेट कितना लॉस हुआ, 4,60,000। आप अपने बिजनेस में ये 4,60,000 का क्या करेंगे, एक्सपेंस जो है वो शो कर रहे होंगे। जैसे हम इसको एक एग्जांपल समझते हैं, बुक में भी एग्जांपल्स जो हैं वो इसकी गिवन है, देखते हैं क्या है और किस तरह से है, हम इसको देखते हैं। कहते हैं हबीब डेयरी लिमिटेड परचेज 3 काउज फॉर डेयरी बिजनेसेस एट रुपीज़ 1 लाख। 1 लाख की एक गाय ली, 3 कितने की, 3 लाख की। इन टैक्स ईयर 2011, टैक्स ईयर 20x1 में वैक्सीनेशन कॉस्ट ऑफ ईच काउ वॉस 2000। एक गाय की जो वैक्सीनेशन कॉस्ट है वो कितनी बड़ी, 2000। 1 काउ बिकम परमानेंटली डिसेबल एंड वो सोल्ड एट रुपीज़ 20,000 इन टैक्स ईयर 2013। इसमें से एक गाय जो है वो डिसेबल हो गई और आपने उसको 20,000 रुपये का बेच दिया। कंप्यूट द डिडक्शंस अलाउड अंडर द बिजनेस इनकम, बताएंगे कितनी डिडक्शन अलाउ होगी। अब 2011 की बात करें, जब आपने गाय परचेज की होगी, जब गाय कैपिटल एसेट्स हैं वो तो कैपिटलाइज हो जाएंगी। अब जो आपने उसकी वैक्सीनेशन वगैरह इनकर की थी, जो वैक्सीनेशन कॉस्ट हुई थी, वो रेवेन्यू बेस्ड एक्सपेंसेस है। जो रेवेन्यू बेस्ड एक्सपेंसेस है वो हमारे क्या हो जाएंगे, उस साल 6,000, 2001 की कॉस्ट थी, यानी कितनी बनती है 6,000, वो हमने 2011 में एक्सपेंस आउट कर दी थी। अब 2013 में हमने क्या किया है, एक गाय डिसेबल हो गई है, उसमें से हमने देखना है क्या है। अब उसकी कॉस्ट कितनी थी, हमने कितने की ली थी, 1 लाख की ली थी। उसमें से हमें कितनी अमाउंट रिलाइज हुई है, 20,000। नेट कितना आया, 80,000। ये मैं अपने बिजनेस में क्या करूँगा, बीइंग एन एक्सपेंस के तौर के ऊपर लेस करवा रहा हूँगा कि ये मेरा क्या था, नेट लॉस था, जिसको हमने यहाँ पर लेके चलना था। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखें, कहते हैं जी कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड रुपीज़ 4 लाख in respect of the cost of 2 cows as they become permanently disabled, useless for milking purpose. These cows were originally purchased for TL's dairy farm in Faisalabad for 2 लाख each. हमने कितने की ली थी, 2 लाख की ली थी। TL sold these cows in the market for 80,000 each, for which no entries has been made in the account. और उसने 80,000 रुपये की बेच दी है, जिसकी कोई एंट्री पास नहीं हुई। अब यहाँ पे सवाल थोड़ा चेंज किया है, ऊपर लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल्स में ये 4 लाख शामिल है। किस में शामिल है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो जब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल ये क्या हुआ होगा, जस्ट टेक एन एग्जांपल। इसके पास कोई सेल्स थी, हाइपोथेटिकल अज्यूम कर रहा हूँ, 2 मिलियन की इसने क्या की हुई थी, सेल्स की हुई थी। उसके बाद हाइपोथेटिकली अज्यूम कर रहा हूँ 1 मिलियन की क्या थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स थी, और हमारे पास प्रॉफिट कितना बड़ा होगा, 1 मिलियन का प्रॉफिट जो है वो यहाँ भी आया होगा। इसने क्या कहा है, ये चीज़ किस में शामिल है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में शामिल है। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर उसने ऐड किया तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो गई हुई है, इंक्रीज़ हो गई हुई है। तो हमने अब इसे क्या करना है, एडजस्ट करना है। अब इसको एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, ये जो हमारे पास प्रॉफिट पड़ा होगा, हम इसमें क्या करेंगे, एडजस्टमेंट कर रहे होंगे। प्रॉफिट में सबसे पहले हम ऐड कर देंगे जो मेरे पास इनएडमिसिबल एक्सपेंस है। अब ये 4 लाख क्लेम नहीं हो सकता था, ऐसे ही है, इसने लेस करवा दिया हुआ है, ये लेस नहीं होना चाहिए था। इसने 4 लाख क्या किया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर दिया, लेस हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। इसे हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। और कितना लेस होना चाहिए था, 2 लाख की एक गाय थी, 2 बेची हैं, कितने की हुई हैं ये, 2 लाख का। भाई मैं पूछ रहा हूँ गाय कितने के, 220 कहाँ लिखा हुआ है, 220 कहाँ लिखा हुआ है। तो 4 लाख की 2 गायें थी, आपको जो अमाउंट रियलाइज हुई है एक गाय से 80,000, 2 से कितनी बनी है, 1,60,000। नेट एक्सपेंस कितना बनता है, 2,40,000 का। तो ये 240 जो है वो आप इसमें से क्या करवा देंगे, लेस करवा देंगे। अब आपको जो नेट प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 1160 जो है वो इसका नेट प्रॉफिट बन रहा होगा। तो इस तरह जो चीज़ डिसअलाउ होती है हम उसको ऐड बैक करते हैं, और जो हमने लेस करवानी होती है
उसे क्या करवा देते हैं, लेस करवा के अपने प्रॉफिट्स को एडजस्ट करवा रहे होते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 20 जो है वो भी हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। नाइनटीन, उसके बाद अगर आप आ जाएं चैप्टर नंबर 12, इलेवन का नाम क्या देखिएगा ज़रा, 11 का 12 का नाम क्या है, अदर एरियाज ना। हाँ, इस पे आ जाए आप। यहाँ पे हम देखते हैं पहले कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो हमारे कॉमन एक्सपेंसेस हो रहे हैं उन्हें हम क्या करवा रहे हैं, लेस करवा रहे होते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल एक्सपेंसेस की जो हम क्या करवा सकते हैं, क्लेम करवा सकते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। अब इसमें से कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है और बाकी जो है इसमें से भी मेजर एरिया जो है वो आपका रीड ओनली है। इसको देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। सबसे पहले इसमें आ जाएंगे आपके पास साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स। क्या आ जाएंगे, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स। देखें जी, पहली बात है कि अगर पाकिस्तान में किसी भी टैक्स ईयर में किसी भी पर्सन ने जो साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर एक्सपेंडिचर्स वगैरह किए हैं, आप उसको बिज़नेस में अलाउ करवा सकते हैं। इसमें एक चीज़ हाईलाइट कर लें, इनकर्ड इन पाकिस्तान, इसको हाईलाइट कर लें कि कौन सा एक्सपेंस लेस करवा सकते हैं जो पाकिस्तान में इनकर किया है साइंटिफिक रिसर्च का। आप साइंटिफिक रिसर्च करवाते हैं अपने बिजनेस की चाइना में और यहाँ पे क्लेम करते हैं वो नहीं करने देंगे, कहेंगे भैया साइंटिफिक रिसर्च कहाँ पे करवाइए, कौन से लैब में करवाइए जी, चाइना के लैब में, कहेंगे भाई यहाँ क्लेम नहीं हो सकता। इट इज़ नेसेसरी कि साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर कहाँ होने चाहिए, पाकिस्तान में होने चाहिए, अदरवाइज ये क्लेम नहीं हो सकते। फिर साइंटिफिक रिसर्च का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो पाकिस्तान में हो रही है इन द फील्ड ऑफ नेचुरल साइंसेज, अप्लाइड साइंसेज या ह्यूमन नॉलेज के डेवलपमेंट के लिए, वो क्या होती है, हमारी साइंटिफिक रिसर्च जो है उसमें आ रही होती है। ठीक है। और साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जो बिज़नेस ने साइंटिफिक रिसर्च जो पाकिस्तान में हुई है उसके ऊपर खर्चे किए हैं, वो हमारे साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर कहला रहे होते हैं। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स की जो एक्सेप्शन है ना, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कौन से एक्सपेंसेस साइंटिफिक रिसर्च में नहीं आते। कहते हैं जी तमाम एक्सपेंसेस साइंटिफिक रिसर्च का पार्ट हैं जो पाकिस्तान में आपने अपने प्रोडक्ट्स के लिए, बिजनेस के लिए करवाई है, एक्सेप्ट दीज। क्या कि अगर आपने कोई ख़र्चा किया है कोई डेप्रिशिएबल एसेट या इंटेंजिबल एसेट्स को परचेज करने के लिए, तो ये साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर नहीं होता। या अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर की है, ये साइंटिफिक एक्सपेंडिचर नहीं है। या अगर आप किसी नेचुरल डिपॉजिट की एग्जिस्टेंस को लोकेट करने के लिए, उसकी क्वालिटी या उसकी क्वांटिटी को लोकेट करने के लिए अखराजात कर रहे हैं, तो ये भी साइंटिफिक एक्सपेंडिचर नहीं होते। इनके अलावा अगर आप कोई खर्चे कर रहे हैं रिसर्च में, डेवलपमेंट में पाकिस्तान में, तो वो क्या होंगे, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स कहलाएंगे। और अगर आपने वो साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स किए हैं तो जितने भी किए होंगे आप सारे के सारे क्या करवा लेंगे, अपने बिजनेस में लेस करवा लेंगे। इसे रीड कर लें, इस पर आगे चलते हैं। अब ये हम पढ़ रहे हैं स्पेशल रिडक्शन। अब हर बिजनेस साइंटिफिक रिसर्च नहीं करता, जिस बिजनेस में साइंटिफिक रिसर्च होगी वहाँ पे हम इस तरह से एक्सपेंस लेस करवा रहे होंगे। इससे पहले जो हम पढ़ के आए थे सेक्शन नंबर 20, वो तकरीबन हर बिजनेस में ही है। डेप्रिसिएशन हर बिजनेस में है, बिजनेस के एक्सपेंसेस जो है रिलेटेड कॉमन वो हर बिजनेस में। अब हम पढ़ रहे हैं स्पेशल एक्सपेंडिचर, ये जिस बिजनेस में होंगे हम सिर्फ उसी बिजनेस में क्या करवाएंगे, इसको लेस करवा रहे होंगे। और साइंटिफिक रिसर्च करवानी कहाँ से है, जो साइंटिफिक रिसर्च के अप्रूव बोर्ड हैं, जैसे PCSIR वगैरह हो गए या गवर्नमेंट के ऑथराइज लैब्स हैं, वहाँ से साइंटिफिक रिसर्च आपने करवानी है।
उसके बाद है जी हमारे पास एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज़ वगैरह। एम्प्लॉय के लिए हम इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ के आए थे। जो एम्प्लॉय को चीज़ें मिल रही थी वो हमने उसके सैलरी का पार्ट बनाया था, याद है आप लोगों को। अब जो बंदा चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है उसका एक्सपेंस भी तो है। हम उसकी बात कर रहे हैं कि अगर हम कोई एम्प्लॉय को फैसिलिटीज़ वगैरह दे रहे हैं, उसकी जो हमारी कॉस्ट इनकर होगी वो भी हम क्या करवा लेंगे, एक्सपेंस लेस करवा सकते हैं। जैसे आपने कहा था कि मेडिकल फैसिलिटी की बात हो कि जी फलाने हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा लो, तो उस हॉस्पिटल को जो आप अमाउंट पे कर रहे हैं या जो कंट्रीब्यूशन वगैरह कर रहे होते हैं वो सारा क्या कर सकते हैं, आप अपना एक्सपेंस के तौर पे क्लेम कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या आएगा, अब ये भी कि किसके लिए, जो एम्प्लॉयज़ को ये ट्रेनिंग या फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए होगा। कि अगर आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को या किसी हॉस्पिटल को पाकिस्तान में कोई कंट्रीब्यूशन वगैरह कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए या उसके डिपेंडेंट्स के लिए, तो जो भी कंट्रीब्यूशन होगी वो आप अपने एक्सपेंस के तौर पे क्या करवा सकते हैं, लेस करवा सकते हैं। जैसे सोशल सिक्योरिटी हो गया, वर्कर वेलफेयर बोर्ड हो गया, यहाँ पे कंपनीज कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं अपने एम्प्लॉयज़ के बच्चों की पढ़ तलीम के लिए, ट्रेनिंग के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, उसे क्या करवा सकते हैं, हम लेस करवा सकते हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स के लिए इस्टेब्लिश हुआ है, जो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, उस पर अगर कोई बिज़नेस या कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है उसे भी आप एक्सपेंस के तौर के ऊपर लेस करवा सकते हैं। जैसे टेफ्टा हो गया, पिटाक वगैरह हो गया, इंडस्ट्रियल वर्कर्स अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे जाके ट्रेन करवाते हैं, उसके लिए कॉस्ट वगैरह पे करते हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं दूसरे लोगों की ट्रेनिंग के लिए, तो वो भी क्या होगा, आपका एक्सपेंस के तौर के ऊपर लेस हो जाएगा। उसके अलावा ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ये है कि ट्रेनिंग ऑफ एनी पर्सन, कि कोई भी पर्सन जो पाकिस्तानी शहरी है, कौन है, पाकिस्तानी शहरी, अगर आप उसकी ट्रेनिंग करवा देते हैं उस स्कीम के तहत जो बोर्ड ने अप्रूव की है, अब बेशक ये आपका एम्प्लॉय है या नहीं है, उसने कह दिया कि ये बोर्ड ने स्कीम दी है, आप इस स्कीम को क्या कहते हैं अवेल की है, और उस स्कीम के तहत किसी भी पाकिस्तानी की आपने ट्रेनिंग करवा दी है इन इदारों में जो फेडरल गवर्नमेंट वगैरह के या प्रोविंशियल गवर्नमेंट वगैरह के होते हैं, उसकी ट्रेनिंग पे जितना भी खर्चा आया होगा वो आप क्या करवा लेंगे, उसको कॉस्ट लेस करवा लेंगे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है ये वाला। ये बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तानी शहरी के लिए, इसके लिए आपका एम्प्लॉय होना लाजमी नहीं है, ठीक है। तो रिमेंबर ये एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज़ हैं। अगर आप एम्प्लॉय की ट्रेनिंग वगैरह के ऊपर कोई कॉस्ट वगैरह इनकर कर रहे होंगे तो वो हम क्या करवा लेंगे, लेस करवा लेंगे। डन। उसके बाद हम पढ़ते हैं जी इम्पॉर्टेंट एरिया, प्रॉफिट ऑन डेट, लीज पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल कॉस्ट। इसको देखना है कैसे है और किस तरह से हम लेके चल रहे हैं। देखिए प्रॉफिट ऑन डेट का मतलब क्या है कि आपने लोन लिया था और वो लोन लेके आपने अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर लिया है। अब जो इस लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे वो आप क्या करवा सकते हैं, एक्सपेंस के तौर के ऊपर लेस करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, एक्सपेंस के तौर के ऊपर जो है वो आप लेस करवा सकते हैं। हम एक और चीज़ पढ़ के आए थे कि अगर आपने ये लोन जो है वो अपने एम्प्लॉय से लिया है और एम्प्लॉय से लोन लेके अगर आप बिज़नेस में लगा रहे हैं, तो हमने कहा था अगर आपने एम्प्लॉयर से लोन लिया है तो आपकी सैलरी में बेनिफिट ऐड होगा। जो हमने पढ़ा था क्या था, अमाउंट, ये आपको फॉर्मूला लिखवाना भी था सैलरी में, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय बेंचमार्क रेट माइनस एक्चुअल रेट, जो बेनिफिट होगा वो सैलरी में ऐड होगा। और अगर आपने अपना एम्प्लॉयर से लोन लेके अपने बिज़नेस में लगाया तो जब बिज़नेस में हम इंटरेस्ट कॉस्ट लेस करवाएंगे तो उसमें होगा हमारे पास एक्चुअल रेट और हम लेंगे बेंचमार्क रेट। जो इसमें से हायर होगा हम उसके हवाले से एक्सपेंस लेस करवा रहे होंगे। और हमने इस सैलरी में बड़ी तफसील से डिस्कशन भी की थी। आप बिज़नेस में लोन लगा रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हैं, हम उसे क्या करवा लेंगे, लेस करवा लेंगे। अब सिंपल सी बात है, पेपर में अगर गिवन हो ना बिज़नेस पे इंटरेस्ट पे किया है तो आप लेस करवा देंगे।
अगर वो कह दे कि आपने लोन अपने एम्प्लॉयर से लिया था और बिजनेस में लगा दिया है तो इंटरेस्ट लेस होगा, लेकिन किस रेट पे, जिस रेट पे इंटरेस्ट लिया है या बेंचमार्क रेट जो हायर होगा उसके मुताबिक हम क्या कर रहे होंगे, लेस करवा रहे होंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या कुछ आता है बताता हूँ आपको। जो प्रॉफिट एंड रेट वगैरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसमें आ रहा होगा। अब इसमें अगर हमने कोई एसेट वगैरह लीज़ के ऊपर लिया है, जो लीज़ रेंट, अभी लीज़ की हम सेपरेटली प्रॉपरली बात करते हैं कि लीज़ में क्या कुछ लेस होगा, वो इसमें आएगा। उसके अलावा लीज़ रेंटल्स 25 लाख तक हमें अलाउ होते हैं SPV के, वो हम देख रहे होंगे। या अगर आपने अपने जो रिसीवेबल्स हैं जिसे कहते हैं डेटर्स, उनको सिक्योर करवाया हुआ है, उनकी जो आप कॉस्ट वगैरह पे कर रहे हैं, फाइनेंशियल कॉस्ट वगैरह, वो भी आप क्या करवा लेंगे, इधर लेस करवा रहे होंगे। इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि जो भी आप प्रॉफिट इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो आप क्या करवाएंगे, लेस करवाएंगे। अगर आप कोई मुशारका स्कीम के तहत प्रॉफिट पे कर रहे हैं वो लेस करवा देंगे। अगर आपने मुदारबा के तहत कोई अमाउंट पे की है वो लेस करवा देंगे। या अगर बैंक ने अपने पास कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन किए हुए हैं, अगर बैंक उनके ऊपर कोई रकम वगैरह पे कर रहा है इंटरेस्ट की, वो भी क्या करेगा, एक्सपेंस के तौर के ऊपर लेस करवा रहा होगा। तो ये चीज़ आपको इतनी याद करने की ज़रूरत, बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। असल जो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए, पहला रूल तो मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिया कि भाईजान लोन लेंगे, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे, जो इंटरेस्ट पे करेंगे हम लेस करवा देंगे, सिंपल सी बात है। असल कहानी जो सिलेबस से रिलेट करती है वो लीज़ की है। लीज़ में मल्टीपल चीज़ें जो है इन्वॉल्व होती हैं। लीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हमने यहाँ पे देखना है। हमने देखना है कि अगर आपके बिजनेस ने लीज़ के ऊपर एसेट लिए हैं तो क्या उसका ट्रीटमेंट होगा, कैसे हम उसको लेके चलेंगे, वो हमने यहाँ पे देखना है। जब लीज़ का मतलब क्या होता है कि आप डेफर्ड पेमेंट के ऊपर कोई एसेट जो है वो ले रहे हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीज़, एक होती है ऑपरेटिंग लीज़, दूसरी होती है फाइनेंशियल लीज़। ऑपरेटिंग लीज़ इज़ जस्ट लाइक किराया, कि किराए पर सामान ले लिया, वापस करेंगे ख़त्म हो जाएगा। फाइनेंशियल लीज़ क्या होती है कि आपने लीज़ पे एसेट लिया है, आप कुछ इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आपको ऑप्शन दे रही है कि हाँ भाई एसेट लेना है या नहीं लेना। तो जब भी हम लीज़ की बात करते हैं तो बेसिकली लीज़ पे हम हमेशा फाइनेंशियल लीज़ की ही बात कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एसेट जो है उसकी कीमत थी 1 मिलियन की और आपने ले लिया है लीज़ के ऊपर 5 सालों के लिए। कितने के लिए? 5 सालों के लिए। और 5 सालों के बाद जो इसकी रेजिडुअल वैल्यू है वो है जी 10%। अब मतलब क्या होगा कि आप ये एसेट लीज पे ले लिया, आप इसके हर साल जो है वो रेंटल पे करेंगे 2.5 लाख रुपया, फॉर एग्जांपल रेंटल है इसके। 5 साल के बाद वो आपसे पूछेगा कि भाई आपका लीज का टाइम पूरा हो गया, इस एसेट को लेना है या नहीं लेना। अगर आपने लेना हुआ तो आप क्या करेंगे, जो इसकी वैल्यू होगी, मतलब 1 लाख बनती है, 1 लाख पे करेंगे, आपके नाम एसेट हो जाएगा। अगर नहीं लेना तो कंपनी अपना एसेट उठा के क्या ले जाएगी, वापस ले जाएगी। तो ये लीज़ होती है हमारी। अब लीज़ के ऊपर अपने एसेट लिया है तो इसके ऊपर हमारी कुछ कॉस्ट इनकर हो रही होती है, वो हमने यहाँ पे देखना है। अभी तक हाई कैप की बुक हो गई, कोई भी किताब है उसमें सिर्फ लेसी की तरफ से है, लेसर की तरफ से कुछ भी नहीं है। तो हमने देखना है दोनों के पर्सपेक्टिव से कि कौन सी एंट्रीज़ होंगी, कौन सी नहीं होंगी। आपकी बुक के ऊपर फ्लो चार्ट बना हुआ है, फ्लो चार्ट यही है, वो हमने यहाँ पे देखना है। अब देखिए जी, एक है लेसर, एक है लेसी। लेसर वो है जिसने क्या किया है, एसेट दिया है लीज पे। लेसर बेसिकली कौन होता है, मालक होता है। बैंक से आप गाड़ी लीज पे लेके आते हैं तो बैंक कौन होगा, लेसर होगा। आपने गाड़ी लीज पे ली तो आप क्या होंगे, लेसी होंगे। तो पहले हम बात करते हैं लेसर की। लेसर किसे कहते हैं, मालक। जिसने एसेट दिया है लीज पे उसे क्या कहते हैं, लेसर कहते हैं। अब लीज की जब बात करेंगे ना, एक है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जो अकाउंटेंट ने किया होगा। ये जाके आप एक्सेल 2 में अगर खुदा ना खासा पहुंच गए तो पढ़ेंगे जाके कि क्या ट्रीटमेंट होता है लीज का। सारा IFRS 16 जो है पढ़ेंगे, 16 यहाँ 16 में कि जी क्या है क्या। अब अकाउंटेंट ने क्या किया होगा, सिंपल सी बात है, जब उसको लीज रेंटल्स मिल रहे होते हैं ना, अकाउंटेंट सिर्फ देखता है कि भाई हमें इंटरेस्ट कितना आया। क्या देखता है, इंटरेस्ट कितना आया है। तो अकाउंटेंट ने क्या किया होता है, इनकम के अंदर वो जो इंटरेस्ट मिल रहा होता है उस इंटरेस्ट को उसने क्या किया होता है, शामिल किया होता है। अकाउंटेंट ने क्या किया होता है, इंटरेस्ट को शामिल किया। अब देखें ना,
1 लाख रुपए का एसेट था नगद, आपने कितने का दिया होगा, आपने 12 लाख का दिया होगा। जो 2 लाख का इंटरेस्ट आएगा वो उसने किसका पार्ट बना देना है, इनकम का पार्ट जो है बना देना है। टैक्स में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा हमने वो देखना है। टैक्स वाले जो हैं वो किसी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को नहीं मानते, वो किसी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को नहीं मानते। टैक्स वाले क्या करेंगे, टैक्स वाले कहेंगे भाई सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास जो भी प्रॉफिट वगैरह पड़ा होगा, आपके पास जो भी प्रॉफिट वगैरह पड़ा होगा, आपने सबसे पहले क्या करना है, इसमें एडजस्टमेंट करनी है। अकाउंटेंट ने ये इंटरेस्ट इनकम ऐड की होगी, अकाउंटेंट ने क्या की होगी, इंटरेस्ट इनकम ऐड की होगी। जब टैक्स के मुताबिक कर रहे होंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेस करवा देंगे। जो इंटरेस्ट इनकम इसने अपने प्रॉफिट का पार्ट बनाई थी वो हम क्या करवाएंगे, लेस करवा देंगे। देन फिर टैक्स का रूल क्या है कि टैक्स में सिर्फ हम लीज रेंटल्स को शामिल करते हैं। जो इसको लीज रेंटल्स मिल रहे होंगे वो हम इसकी इनकम में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब एसेट किसका था, लेसर का था, तो इसकी डेप्रिसिएशन वगैरह कौन लेस करवाएगा, लेसर ही करवाएगा। तो जो इसकी डेप्रिसिएशन वगैरह होगी वो भी इसमें से लेस करवा के इस तरह से एडजस्टमेंट की जाएगी। ये कहानी होती है लेसर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को हमने रिवर्स करना है और टैक्स ट्रीटमेंट जो है वो हमने क्या करना है, लेके चलना है। अब हम आते हैं लेसी की पर्सपेक्टिव से, मतलब वो बंदा जिसने एसेट जो है वो बाय किया हुआ है, मतलब लीज पे लिया हुआ है। अब अकाउंटेंट ने, उसको क्या पता टैक्स में क्या है, ये बीकॉम पास या टेंथ लगी होती है इन लोगों की, बन के बैठ जाते हैं अकाउंटेंट। अकाउंटेंट ने क्या किया होगा, उसको तो पता भाई एसेट हमारा लीज पे है, उसने पढ़ा होगा से जो स्टैंडर्ड है उसका, उसके मुताबिक उसने क्या किया होगा कि सबसे पहले उसने कहा होगा ये एसेट हमारा ही है, अकाउंटिंग पॉलिसीज के मुताबिक डेप्रिसिएशन हम ही चार्ज करते हैं। उसने डेप्रिसिएशन जो है वो क्या करवाई होगी, लेस करवाई होगी। और जो इंटरेस्ट पे कर रहा होगा वो भी उसने क्या करवाया होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी उसने लेस करवाया होगा। ये कहानी किसने की होगी, अकाउंटेंट ने की होगी। टैक्स वाले इसको नहीं मानते, वो कहते हैं भाई तुम्हें पता कुछ है नहीं, पता नहीं कहाँ से बन गया अकाउंटेंट। वो क्या करेंगे, इसको नहीं मानेंगे, कहेंगे जी आप इसको ट्रीट करेंगे टैक्स के मुताबिक तो आपने क्या देखना है, आपने इसका टैक्स ट्रीटमेंट जो है वो कैलकुलेट करना है। अब कैसे होगा, हमारे पास यही प्रॉफिट वगैरह जो है वो गिवन होगा। इसमें जो अकाउंटेंट ने काम किया है हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले रिवर्स करेंगे। अकाउंटेंट ने डेप्रिसिएशन लेस करवाई हुई थी, हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे कि आपको तो एक्सपेंस अलाउ ही नहीं है। अकाउंटेंट ने इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो लेस करवाया हुआ था, हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर टैक्स वाले क्या कहते हैं, टैक्स वाले कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्या आपको अलाउ है टैक्स वाले कहते हैं कि अगर आपको सिर्फ एक ही चीज़ अलाउ है वो है लीज रेंटल, इसको मिलेगा तो लीज रेंटल इसकी इनकम का पार्ट होगा और ये क्या करेगा, लीज रेंटल्स को ही अपना एक्सपेंस के तौर के ऊपर लेस करवाएगा, बाकी क्या होगा, इसका प्रॉफिट आ जाएगा। तो लेसी के अगेंस्ट में जो लीज रेंटल्स पे होंगे सिर्फ वो लेस हो जाएंगे, बाकी सारा कुछ क्या किया जाएगा, ऐड बैक जो है वो किया जा रहा होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर आप देखें स्क्रीन के ऊपर देखें ज़रा, तो मैंने आपको साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिख भी दिया है। आपके पास पास्ट पेपर में ऑटम 14 से लेके 24 तक 10 साल के पास्ट पेपर्स में जितने भी सवाल हैं उसमें सारी लेसी की अकाउंटिंग है। किसकी है, लेसी की। ये किसी किताब में डिस्कस नहीं है, मैं आपको फिर ही बता रहा हूँ, अगर आ जाए तो कैसे करना है। लेसी की बात करते हैं। देखें अकाउंटेंट ने क्या किया होगा, डेप्रिसिएशन लेस करवाई होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस करवाया होगा। टैक्स वाले कहते हैं क्या होना चाहिए, जस्ट लीज रेंटल्स लेस होने चाहिए। जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसका, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करें क्या करेंगे, हमारे पास आ जाएगा अकाउंटिंग प्रॉफिट, उसमें इसने डेप्रिसिएशन लेस की हुई थी, हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसने इंटरेस्ट लेस किया होगा, हम क्या करेंगे, ऐड। ये ब्रैकेट को इग्नोर कर दीजिएगा, हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और लीज रेंटल लेस होना चाहिए था, हमें लीज रेंटल क्या करेंगे, लेस करेंगे। जब ये कर लेंगे तो अकाउंटिंग प्रॉफिट से हम कहाँ पे आ जाएंगे, टैक्सेबल प्रॉफिट पे आ जाएंगे। डन। ये कहानी है लेसी की।
अब पेपर में बिजनेस की एडजस्टमेंट जो इतनी मुश्किल समझी जाती है, उसमें लीज की एडजस्टमेंट की ना अच्छी खासी अंग्रेजी लिखी होती है। वो कहता है जी आपने एसेट लीज पे लिया, ये उसका लीज रेंटल है, ये उसका इंटरेस्ट है, ये उसकी डेप्रिसिएशन है, ये उसकी फेयर वैल्यू, पूरी कहानी गिवन करता है। आपने कहानी पढ़ के कहानी के डाटा में घूमना नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपने एसेट लीज पे लिया है ना, आप सिर्फ एक ही चीज़ लेस करवा सकते हैं, वो क्या है? इसके अलावा कुछ भी होगा, अगर अकाउंटेंट ने लेस किया वो क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक। ये भूलोगे तो नहीं। ये सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट समझी जाती है इनकम फ्रॉम बिजनेस में। आप पास पेपर में एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल में यार ये हो क्या रहा है, एग्जामिनर कहता है भाई बच्चों को समझ ही नहीं आ रही। तो असूल क्या है, क्या लेस होना है? लीज रेंटल। बाकी अकाउंटेंट ने कुछ भी लेस करवाया है वो हम क्या कर देंगे? ऐड बैक। और लीज रेंटल क्या करवाएंगे? लेस करवाएंगे। और ये जो लेसर वाला सीन है पेपर में आज तक आया ही नहीं है। ठीक है, अगर आते तो क्या होगा? देखिए आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो गिवन होगा। अगर इसके लिए लीज रेंटल एक्सपेंस है ना, तो इसके लिए लीज रेंटल क्या होनी चाहिए? इनकम। अब इसने अपनी इनकम में इंटरेस्ट शामिल किया होगा, टैक्स वाले नहीं मानते, तो इसने इनकम में ऐड किया होगा, टैक्स वाले क्या कहेंगे? इस इंटरेस्ट इनकम को क्या करवाओ? लेस करवाओ। और ये लीज रेंटल है, टैक्स वाले कहेंगे अपनी इनकम में ऐड करो। और चूंकि एसेट है ही तुम्हारा, तो इसकी डेप्रिसिएशन कौन लेस करवाएगा? तुम ही करवा रहे होगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसकी बेशक तस्वीर ले लें ताकि आपको ट्री भूले ना। इवन आपकी बुक के ऊपर सारा कुछ बना हुआ है, आपको ही फ्लो चार्ट से याद करने में कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं होगी। बट ये प्रॉपर इस रूल का क्रक्स है कि यार ये कुछ इस रूल में जो है वो क्या होता है? गिवन होता है। तो इसकी अंग्रेज़ी वगैरह बेशक अब याद ना भी करें तो बेहतर है। और जब हमारी लीज टर्म ख़त्म हो जाती है ना, 5 साल पूरे हो गए, फिर जब हम एसेट को ख़रीदते हैं तो जो स्क्रैप वैल्यू होती है या जो रेजिडुअल वैल्यू होती है, उस वैल्यू के ऊपर हम एसेट को ख़रीदते हैं, तो एसेट हमारा हो जाता है, उसको फिर हम डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ ठीक है। लीज रेंटल्स जो है वो क्या होते हैं? हमेशा लेस हो रहे होते हैं। गॉट इट? इसमें सिर्फ आपने ये चीज़ सिर्फ याद रखनी है जो हमने यहाँ पर अभी डिस्कस आउट की है, जो बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है कि क्या चीज़ ऐड होनी है, क्या चीज़ लेस होनी है। देखिए टैक्स ट्रीटमेंट सिर्फ किसका होगा? हमारे पास लीज रेंटल्स का होगा। लेसी लीज रेंटल लेस करवाएगा, लेसर लीज रेंटल ऐड करेगा। इसके अलावा कुछ भी है वो हम क्या मान गए? रिवर्स कर देंगे। और पेपर में हमारे पास है ही सारा किसका? लेसी का, बिकॉज हमने एसेट लीज पे लिया होता है। जो लीज पे एसेट लेंगे तो सिर्फ एक ही चीज़ लाओ होनी है, वो क्या है? लीज रेंटल। तो इसके अलावा कोई चीज़ लाओ नहीं होती। इसको देख लें फिर हम आगे चलते हैं। इतना बहुत है कि अगर चले? बैड डेट्स उड़ा दूँ चैप्टर आज? ये चैप्टर करें, ये भी ख़त्म कर दूँगा। अभी कर दूँ ख़त्म? अभी हमारे पास पूरा घड़ी के हिसाब से आधा घंटा पड़ा हुआ है, 28 मिनट पड़े हैं। वजह ये काम रिवाइज करना, आपका मेरा काम तो नहीं रिवाइज करना बार बार हर चीज़। नहीं, मुझे एक और डेवलप नहीं करनी अंडरस्टैंडिंग किसी चीज़ की। जो करवा दिया वो करवा दिया। एक कल के गेस्ट सारे वो टैक्स ईयर क्या तो दोबारा बता दें, तो मैं बताता हूँ बैठ के। हम चलते हैं आगे और बात करते हैं गुड डेट्स की और बैड डेट्स की, कि बैड डेट्स क्या होते हैं हमारे और किस तरह से हम क्लेम कर रहे होते हैं, वो देखते हैं। अब बेसिकली बैड डेट्स का सवाल कहाँ पे रेज़ होगा? जहाँ पे हमने सेल्स की होंगी, और वो सेल्स कौन सी होंगी? ऑन क्रेडिट सेल्स होंगी। अगर कैश में सेल्स की हैं तो मेरे पास कोई बैड डेट वगैरह नहीं होगा। सवाल होगा जी कहाँ पे कि सेल्स की हैं
ऑन क्रेडिट सेल्स की हैं और पैसे अगर रिकवर नहीं हो रहे, फिर सवाल होगा हमारे पास किसका, बैड डेट का। तो बैड डेट क्लेम करने की कंडीशंस क्या हैं? रिमेंबर जो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ी थी कंडीशंस, तकरीबन वही कंडीशंस है क्या, कि आपका जो जिसको आप बैड डेट चार्ज कर रहे हैं प्रीवियसली वो आपकी इनकम का पार्ट होना चाहिए, द थिंग इज़ डैट, और वो वाकई बैड डेट हो गया हो, अमाउंट आपने राइट ऑफ कर दी हो, फिर आप क्या करेंगे, आप उसको अपनी इनकम का पार्ट बना रहे होंगे, आपको एक्सपेंस अलाउ होगा। तो पहली कंडीशन क्या है बैड डेट की, कि प्रीवियसली वो आपकी इनकम का पार्ट बनना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैड डेट क्लेम करने की पहली कंडीशन क्या है कि प्रीवियसली वो आपकी इनकम का पार्ट जो है वो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनकम का पार्ट होना चाहिए। मतलब क्या है इसका, कि आपने 2024 में जो सेल्स डिक्लेयर की थी, उन सेल्स में फॉर एग्जांपल ये लाख रुपए की सेल्स आपने की थी, इन लाख रुपए की सेल्स में 20,000 रुपये की शामिल थी जिसके पैसे आपको अभी तक रिसीव नहीं हुए थे, जिसके पैसे आपको अभी तक रिसीव नहीं हुए थे, लेकिन 2024 की जब आपने इनकम कैलकुलेट की, आपने इसके ऊपर टैक्स वगैरह जमा करा दिया। सो इट मीन्स कि प्रीवियस ईयर में हमने इसको अपने इनकम का पार्ट जो है बनाया था। और अगर हमारे पास 2025 आ गया और 2025 में भी हमें ये 20,000 रुपया भी रिसीव ना हुआ, तो हम इसे क्या करेंगे, हम 2025 में इसको बीइंग अ बैड डेट के तौर के ऊपर क्लेम कर रहे होंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 2025 में हम इसको बैड डेट के तौर के ऊपर क्लेम जो है कर रहे होंगे। अब इससे रिलेटेड जो है ना ये चीज़ ज़रा देख लीजिएगा। देखें जी, अब कौन कौन सा बैड डेट क्लेम हो सकता है, कौन कौन सा बैड डेट क्लेम नहीं हो सकता, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के मुताबिक एंट्री लिखी हुई है। आप सेल्स करते हैं तो आपकी एंट्री क्या पास होती है, डेटर टू सेल्स, डन। जब आपने ये एंट्री की है तो आपने उस सेल्स को अपनी इनकम का पार्ट बनाया। क्या किया है? इनकम का पार्ट बनाया है। जब इनकम का पार्ट बनाया है, अगर ये अमाउंट नहीं मिलेगी तो बैड डेट क्लेम कर लेंगे आप। ठीक है, अगर आपने लोन दिया है अपने एम्प्लॉय को, आपने एम्प्लॉय को लोन दिया, निकला रोड पे मर गया, पैसे मिलेंगे? वापस तो नहीं मिलने पैसे, लेकिन अब आप इसको बैड डेट क्लेम नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज ये वाली अमाउंट आपकी इनकम का पार्ट नहीं बनी। बिकॉज जब आपने लोन पे किया तो क्या हुआ होगा, कैश क्रेडिट, एडवांस टू एम्प्लॉय डेबिट। ठीक है, अब आपकी सेल्स कोई हुई है क्रेडिट, आपकी कुछ इनकम में गया है। जब कोई चीज़ आपकी इनकम का पार्ट ही नहीं बनी तो रिमेंबर वो कभी भी बैड डेट क्लेम नहीं हो सकती। फर्स्ट प्राइमरी कंडीशन, प्राइमरी रूल क्या है कि वो चीज़ बैड डेट क्लेम होगी जो आपकी इनकम का पार्ट बनेगी। आप सेल्स करते हैं उधार के ऊपर, वो आपकी इनकम का पार्ट बनती है, आप उसे क्या करते हैं, बैड डेट के तौर के ऊपर क्लेम कर लेते हैं। आप लोन एडवांस एम्प्लॉयज़ को लोन दे दें, डायरेक्टर को लोन दे दें या किसी बंदे को लोन दे दें, वो तो लोन है, वो तो कभी भी आपकी सेल्स का पार्ट नहीं बना। अगर वो नहीं मिला तो वो कभी भी बैड डेट के तौर के ऊपर क्लेम नहीं हो सकता। ये चीज़ आपने याद रखनी। पेपर में अक्सर गिवन करेगा कि जी आपने 6 लाख रुपए के बैड डेट क्लेम किए, इसमें से 2 लाख के बैड डेट वो हैं जो आपने अपने एम्प्लॉयज़ को लोन दिया हुआ था। तो रिमेंबर जो एम्प्लॉय को लोन दिया है वो कभी भी क्लेम नहीं हो सकता, वो आपको अलाउ नहीं होगा। ये अक्सर एडजस्टमेंट में हमसे पूछ रहा होता है। तो द थिंग इज दैट कि क्या होना चाहिए, प्रीवियसली वो इनकम का पार्ट होने चाहिए। अब आपको पता है भाई पैसे ये मिलने ही नहीं है, आपने क्या कर दी है, राइट ऑफ कर दी है। क्या कर दी है, राइट ऑफ कर दी है। यू नो कि अब आपको ये अमाउंट नहीं मिलनी, तो जितनी अमाउंट आपने राइट ऑफ की होगी, टैक्स वाले भी क्या करेंगे, आपको वो अमाउंट एक्सपेंस के तौर के ऊपर अलाउ करवा देंगे। और आपको पता है कि अमाउंट नहीं मिलनी तो क्या करेंगे, आपको वो अमाउंट जो है वो टैक्स में अलाउ करवा दी जाएगी। तो बैड डेट्स क्लेम करना इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग। बैड डेट्स क्लेम करना कोई डिफ़िकल्ट थिंग नहीं है, सिंपल सी बात है। प्रीवियसली उसको अपनी इनकम का पार्ट बनाया था और अब वो अमाउंट रिकवर नहीं हो रही, रीज़नेबल ग्राउंड्स भी हैं। अगर आप उस अमाउंट को राइट ऑफ कर देंगे
तो आप उसे क्या करेंगे, बैड डेट के तौर पर क्या कर लेंगे, क्लेम कर लेंगे। ठीक है, असल कहानी है बैड डेट्स की रिकवरी की। आपने एक बंदे को सेल्स की, पैसे देने से मुकर गया, बाद में जाके उसने बयान सुना, तारक जमील का, उसका ईमान जाग गया, वो 5 साल के बाद आपको पेमेंट करने के लिए वापस आ गया, पैसे मिल गए। अब उसको कैसे हमने ट्रीट करना है वो हमने यहाँ पे देखना है। तो बेसिकली हम जो बैड डेट्स की एंट्री कर रहे होते हैं या एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, कहानी शुरू होती है हमारी प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। ये जो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन होगा, इसमें सारी हमने एडजस्टमेंट जो है वो गिवन करनी है। रिमेंबर, अकाउंटेंट ने जो प्रोविजंस वगैरह लेस की होती हैं, टैक्स में कोई प्रोविज़न अलाउ नहीं है, तो जो प्रोविजंस होंगी, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, वो क्या हो जाएगी हमारी, ऐड बैक हो जाएगी। टैक्स में कोई किसी किस्म की प्रोविज़न हमें अलाउ नहीं होती। अकाउंटेंट ने प्रॉफिट निकाला होगा, प्रोविज़न लेस की होगी, हम क्या कर देंगे, उसको ऐड बैक कर देंगे। डन। अब जब बैड डेट्स रिकवर हुए होंगे, जब बैड डेट्स रिकवर हुए होंगे, अकाउंटेंट ने एंट्री क्या पास की होगी, अकाउंटेंट ने कैश को क्या किया होगा, डेबिट किया होगा, और उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का से क्या किया होगा, ये रिकवरी फ्रॉम बैड डेट्स को क्रेडिट किया होगा। ऐसे ही है। तो जब पैसे रिकवर हुए होंगे, अकाउंटेंट ने उस रिकवरी को क्या किया होगा, प्रॉफिट का पार्ट बना दिया होगा। जब प्रॉफिट का पार्ट बना होगा तो यहाँ पे वो ऐड है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमने लेस करवा देना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिकवरी। उस अकाउंटेंट ने जो ऐड किया होगा वो हम क्या करवा देंगे, लेस करवा देंगे। ठीक है। अब उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है टैक्स ट्रीटमेंट, कि बैड डेट्स का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, उसे हमने क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब इस टैक्स ट्रीटमेंट के लिए आप क्या बनाएंगे, वर्किंग बनाएंगे, और ये वर्किंग क्या होगी, देखिए जी, अमाउंट क्लेम्ड, कि आपने एफबीआर से इस साल कितनी अमाउंट क्लेम की थी वो। फॉर एग्जांपल एफबीआर से आपने क्लेम किया कि भाईजान मेरा इस साल 6 लाख रुपए का बैड डेट है, मुझे नहीं मिलना। ठीक है, कितना क्लेम किया, एफबीआर पकड़ेगा, कहेगा यार 6 लाख, अच्छा एफबीआर यहाँ पे आपको जो अमाउंट अलाउ करेगा वो आप लेस करवा देंगे। कितनी अमाउंट, फॉर एग्जांपल एफबीआर कहता है यार मैं सिर्फ आपको 4 लाख रुपया ही क्लेम करने दूंगा, बिकॉज कहता है मुझे शक है कि आपका सिर्फ 4 लाख ही बैड डेट है। डिसअलाउ कितना होगा, 2 लाख। ये क्या हो जाएगा आपको, डिसअलाउ, क्योंकि एफबीआर कहता है कि मुझे यकीन है कि आप 6 लाख का बैड डेट क्लेम करने जा रहे हैं, आपको इस 6 जो है वो क्या हो जाना है, रिकवर हो जाना है। आपने कितना क्लेम किया, 6 लाख, एफबीआर ने कितना अलाउ किया, 4 लाख, उसने कितना डिसअलाउ कर दिया, 2 लाख। जब उसने डिसअलाउ किया, हमने कहा ठीक है, हम इसको कंपेयर करेंगे कि हमें एक्चुअल में अमाउंट रिकवर्ड कितनी हुई है, अमाउंट रिकवर कितनी हुई है। अगर मुझे अमाउंट रिकवर हो गई है ज़्यादा, फॉर एग्जांपल मुझे 3 लाख रिकवर हो गया, तो एफबीआर ने कहना भाईजान मैंने आपको कहा था आपको 2 लाख रिकवर होना है, आपने तो सारा रिकवर कर दिया। कितना रिकवर किया ज़्यादा, 1 लाख का। ये जो 1 लाख की आपने रिकवरी की होगी, ये आपका गेन होगा। वो क्या कहेगा, इसको क्या कर दो, ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड कर दो। टैक्स रिकवरी जो होगी वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। या अगर उसने कहा था कि भाई 2 लाख रिकवर होगा, और जब आपने रिकवरी की, सारा कुछ जान मारी, आपको सिर्फ रिकवर कितना हुआ, 1.5 लाख का। इनके ख्याल से 2 लाख रिकवर होना चाहिए था, आपको कितना रिकवर हुआ है, 1.5 लाख का। कितना कम रिकवर हुआ, 50,000 का। ये क्या होगा, लॉस होगा, और वो हम क्या करवा देंगे, लेस करवा देंगे। तो इस तरह से मेरा क्या होगा, एडजस्टेड प्रॉफिट आ रहा होगा। तो सिंपल आपने ना इन 2 चीज़ों को कंपेयर करना है, आपने इन 2 चीज़ों को कंपेयर करना है। क्या कि अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको लिखा भी हुआ है, बुक पे भी लिखा हुआ है कि अमाउंट
रिकवर्ड, जो आपको अमाउंट रिकवर्ड हुई है, अगर वो ज़्यादा है अमाउंट डिसअलाउ से, तो ये क्या होगा, आपका गेन होगा, बिजनेस में ऐड हो जाएगा। अगर जो आपको अमाउंट रिकवर्ड हुई है वो कम है अमाउंट डिसअलाउ से, तो ये क्या होगा, लॉस होगा, और ये हम क्या करवा रहे होंगे, लेस करवा रहे होंगे। सर ये है जी हमारे बिजनेस की वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एडजस्टमेंट जो स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव पे समझी जाती है कि जी कैसे याद करेंगे, याद ही नहीं होता, कैसे है कैसे नहीं है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि ये जो इस वक्त लिखा हुआ है इसको नोट कर लें आप कि आपने अमाउंट क्लेम कितनी की है, अमाउंट अलाउ कितनी हुई, डिसअलाउ कितनी है, रिकवर कितनी हुई है। आप स्क्रीन के ऊपर आए, सवाल पढ़ते हैं। देखें जी, कहते हैं मिस शगुफ्ता इज़ रनिंग अ बिजनेस इन द नेम ऑफ अल नाफे बिजनेस सोल्यूशन। शगुफ्ता जो है वो कारोबार कर रही है किस नेम से, अल नाफे बिजनेस सोल्यूशन के नेम से। शी क्लेम्ड बैड डेट ऑफ ₹1 मिलियन। उसने कितना क्लेम किया है, 1 मिलियन का, एंड 15 लाख फ्रॉम इट्स क्लाइंट मिस्टर जुनेद एंड मिस्टर नवाज। शी वॉज अलाउड रिडक्शन ऑफ बैड डेट ऑफ ₹7.5 लाख एंड 8 लाख with respect of receivable from Mr. Junaid and Mr. Nawaz in tax year 2022. During tax year 2023, she received the following amount. जुनेद से 9 लाख मिला, नवाज से कितना मिला, 5 लाख मिला। हमने देखना है कितनी अमाउंट उसकी बैड डेट की हम एंटर करेंगे। तो इसको अगर हम ज़रा देखें इसी चीज़ को, तो अगर हम यहाँ पे आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, तो जो भी हमारा प्रॉफिट था उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऐड बैक करेंगे। अब सवाल में देखें कि उसको 9 लाख मिला जुनेद से और 5 लाख मिला किससे, नवाज से। जब ये अमाउंट मिली होगी अकाउंटेंट ने ये जो है 14 लाख रुपया प्रॉफिट में ऐड किया होगा। हम सबसे पहले क्या लेस करवाएंगे प्रॉफिट में से, ये 1.4 मिलियन जो है वो लेस करवा देंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का हमने क्या करना है, रिवर्स करना है। अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का रिवर्सल सवाल में नहीं गिवन, बट यहाँ पे कॉमन सेंस लगानी है आपने। क्यों, जब अकाउंटेंट को पैसे मिले हैं उससे प्रॉफिट में क्या कर दिए, ऐड कर दिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का रिवर्स करना है। बिजनेस में सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि बिजनेस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताता नहीं है, बिजनेस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं बताता। हमने खुद अकल लगानी है कि भाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये हुआ था, उसको हमने क्या करना है, सबसे पहले रिवर्स करना है। तो हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिवर्स कर दिया। अब हम करते हैं टैक्स ट्रीटमेंट फाइंड। जुनेद है और कौन है, नवाज है। अब जुनेद का हम देखते हैं कि इसने अमाउंट क्लेम कितनी की थी। देखिए इसने जुनेद के लिए क्लेम किया था 1 मिलियन का और नवाज के लिए क्लेम किया था 1.5। इसको अलाउ कितना किया गया था एफबीआर से, वो देखते हैं। एफबीआर को अलाउ किया था इसको 7.5 लाख रुपया जुनेद के पर्सपेक्टिव पे और 8 लाख रुपया नवाज के पर्सपेक्टिव से। इसको डिसअलाउ कितना किया गया था, 2.5 लाख रुपया जुनेद का और 7 लाख रुपया नवाज का। अब हम देखते हैं कि इसको एक्चुअल में जो अमाउंट रिकवर हुई है 9 लाख रुपया इसको रिकवर हो गया है जुनेद से और 5 लाख इसको रिकवर हुआ है किससे, नवाज से। अब आप यहाँ पे देखें तो 6.5 लाख तो इसको रिकवर हुआ है ज़्यादा, तो वो 6.5 लाख हम इसमें क्या करेंगे, ये गेन है, हम क्या कर देंगे ऐड। यहाँ पे इसको 2 लाख जो है वो कम रिकवर हुआ है, ये 2 लाख जो है वो इसका लॉस है, वो हम क्या करवा देंगे, लेस करवा देंगे। तो सर ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल है बैड डेट्स की रिकवरी को ट्रीट करने के लिए। पेपर्स में यही एडजस्टमेंट आती है। ये जो एडजस्टमेंट आपके स्क्रीन पे लिखी हुई है इसके बाद वैल्यूज चेंज होंगी, एडजस्टमेंट करने का तरीका हमारा सेम रहेगा, उसमें कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी। अब इसमें गलती क्या है, 90% अवाम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिवर्स ही नहीं करती, कहती कहाँ लिखा हुआ है। भाई ये अंडरस्टूड की बात है, जब उसने प्रॉफिट निकाल के दे दी है तो उस प्रॉफिट में जो भी रिकवरी वगैरह होएगी उसने इनकम का पार्ट बना दी होगी। आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो उसने इनकम में ऐड किया उसको लेस करवाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, टैक्स का गेन या लॉस निकालेंगे, उसके पर्सपेक्टिव पे आप इसको निकाल रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारा बैड डेट जो है वो भी क्या होता है, ख़त्म होता है। इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं।
क्या कह रहे हो? वो तो आपका रेवेन्यू है, वो तो अलग चलेगा, तो सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनेगा। क्यों, में समझ आ गई है? 10 मिनट और लगा लेते हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा ये वाला। तो ये इस वक्त जो हमने अभी एडजस्टमेंट पढ़ी ना, मतलब ये वाला रूल, इससे पहले वाला लीज वाला और ये वाला, आप न्यूमेरिकल्स करने बैठेंगे ना तो न्यूमेरिकल्स में ये दोनों एडजस्टमेंट सबसे टेक्निकल समझी जाती है। आप किसी भी अटैम्प्ट के न्यूमेरिकल का कोई भी एग्जामिनर कमेंट पढ़ेंगे, ये दो ऐसे हैं जिसमें बच्चे प्रॉब्लम करते हैं, और एक होती है डेप्रिसिएशन की जो हम कल डिस्कस कर रहे होंगे। मैंने आपको फ्लो चार्ट से और बड़ा इजी रूल बता दिया, आपने इन रूल्स के ऊपर स्टिक रहना है। डाटा वो बड़ा अजीब व गरीब सा गिवन करता है कि जी ये भी है वो भी है, वो आपको डाटा में घुमाएगा, आपने उसमें घूमना नहीं है। आपको पता है भाई ये चीज़ लेनी है, जैसे बैड डेट्स की रिकवरी में हमें पता है कि प्रोविज़न अगर पेपर में गिवन है, आपने क्या कर देनी है, ऐड बैक कर देनी है। जो अमाउंट रिकवर हुई है अब ये अंडरस्टूड है, जैसे ही अमाउंट रिकवर हुई होगी अकाउंटेंट ने क्या एंट्री पास की होगी, कैश डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसने क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा, तो उसने प्रॉफिट का पार्ट बनाया होगा। तो अकाउंटिंग रिकवरी सबसे पहले क्या करनी है आपने, रिवर्स। ये बच्चा सारी विषय भूल जाता है, बच्चे जो हैं ये अकाउंटिंग रिकवरी का ट्रीटमेंट करना भूल जाते हैं, हालांकि मुश्किल नहीं है। जैसे इस सवाल में उसको 1.4 मिलियन रिकवर हुआ था, ये हम लेस ने ऐड किया होगा। फिर हमने क्या करनी है, टैक्स की रिकवरी। उसका फॉर्मूला क्या होगा कि आपने अमाउंट कितनी क्लेम की है, आपका अमाउंट कितनी अलाउ हुई थी वो लेस करवाएंगे, जो बच गया वो डिसअलाउड है। अब ये डिसअलाउड का मतलब पता क्या होता है कि एफबीआर लग को पता है कि आप इस बंदे से इतनी अमाउंट रिकवर करवा लेंगे। जैसे इस केस में एफबीआर ने कहा था कि आप उससे कितने रिकवर करवा लेंगे, 2.5 लाख जुनेद से, और 7 लाख आप रिकवर करवा लेंगे नवाज से। जब आपको एक्चुअल रिकवरी होगी फिर देखेंगे, अगर रिकवरी ज़्यादा हो गई तो गेन, अगर रिकवरी कम हुई तो हमारे पास क्या होगा, लॉस होगा। और इससे पहले जब हमने लीज का पॉइंट पढ़ा था, लीज की कहानी बड़ी कमाता है वो कि ये फेयर मार्केट वैल्यू है, ये कॉस्ट है, ये स्क्रैप वैल्यू है, ये इंटरेस्ट है, ये रेंटल्स है, बड़ा कुछ गिवन करता है। एक तो हमारे सिलेबस में लेसी के परस्पेक्टिव से होती है। लीज के ऊपर एक बेंचमार्क रूल याद रखना है कि आपके लिए लीज रेंटल्स होते हैं, सिर्फ आप लीज पे एसेट लेंगे तो लीज रेंटल ही क्या होंगे, आपका एक्सपेंस के तौर पर अलाउ होंगे। तो वो जो आपने डेप्रिसिएशन गिवन की होती है या आपने इंटरेस्ट लेस किया होता है वो ऐड बैक हो जाएगा, रेंटल क्या होंगे हमारे लेस हो रहे होंगे। तो बेसिकली ये दो चीज़ें हैं जो पेपर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक समझी जाती हैं, जिसको आपने टेकअप करना है। आगे चलते हैं और देखते हैं जी लास्ट एरिया, दैट इज मेथड ऑफ अकाउंटिंग। टाइम है हमारे पास कि बीच में रह जाएगा ये? चलो मुझे क्या, कल कर लेते हैं, कल इसको पे यहाँ वाइंड अप करते हैं। कल हम मेथड ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करते हैं और कल फिर साथ सेक्शन नंबर 21 हम कंप्लीट करेंगे, जो हमारा लाइक 50% ऑफ बिजनेस है। उसके बाद हमारा बस डेप्रिसिएशन रह जाएगी और बिजनेस हमारा वाइंड अप होगा।